ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम ग्रीक राजनीतिक चिंतक प्लेटो। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम ग्रीक राजनीतिक चिंतक प्लेटो। आज प्रस्तुत है इसका तीसरा भाग। नमस्कार साथियों, आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत और दार्शनिक शासक के संबंध में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद पर चर्चा की थी और आज सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो के समस्त राजनीतिक दर्शन में न्याय सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह रिपब्लिक नामक पुस्तक में सबसे अधिक चर्चा शिक्षा के बाद न्याय के ऊपर करता है। न्याय की धारणा प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की पराकाष्ठा है और रिपब्लिक का आधारभूत विषय न्याय सिद्धांतों की प्रकृति एवं स्वभाव का अन्वेषण है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को सही अर्थ में समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम न्याय शब्द को जानें। न्याय क्या है? साधारणतः बच्चों या साथियों, आप यह मानते हैं कि न्यायाधीशों के द्वारा दिए जाने वाले निर्णय को हम न्याय मानते हैं, या दो व्यक्ति जब आपस में विवाद करते हैं और उन विवाद का निर्णय न्यायपालिका के द्वारा दिया जाता है तो उसे हम न्याय मानते हैं। लेकिन प्लेटो यहाँ पर न्याय शब्द का अर्थ अलग रूप में प्रस्तुत करता है। प्लेटो का जो अध्ययन है वो सारे विद्वान यूनानी भाषा में न्याय शब्द और अंग्रेजी भाषा के न्याय शब्द के अंतर को स्पष्ट करते हैं। यानी प्लेटो के हिंदी भाषा के न्याय शब्द और अंग्रेजी भाषा के न्याय शब्द के अंतर को स्पष्ट करते हैं। M.B. फोस्टर ये कहते हैं कि न्याय शब्द ग्रीक भाषा के डिकियोसिन शब्द का अनुवाद है और डिकियोसिन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के न्याय शब्द से अधिक प्रचलित है, अधिक व्यापक है। हम न्याय और अन्याय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से न्याय संबंधी धारणा के रूप में करते हैं और न्याय शब्द का लगभग ये अर्थ मानते हैं कि नैतिकता मतलब एक आदत अर्थात अपनी इच्छा या तथाकथित हित के अनुसार काम करने में हम विश्वास के अनुशासन के आधार पर जो काम करते हैं उसे हम न्याय कहते हैं। लेकिन अरस्तु का न्याय इन सब से बिल्कुल अलग है। हमारे न्याय में न्यायाधीश न्याय करके अपराधियों को दंड देता है
और प्लेटो के अनुसार न्याय कोई कानूनी विषय नहीं है, ना ही कानूनी विषय की कोई व्याख्या या कर्तव्यों की योजना प्रस्तुत करता है। उसके न्याय में कानूनीपन नहीं आता, बल्कि उसके न्याय का संबंध सामाजिक समानता से है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप मानता है। सबसे पहला व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। वह मानवीय आत्मा के 3 गुण मानता है, अर्थात वह यह मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में आता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के द्वारा जो गुण संचालित होता है उसे हम बुद्धि या विवेक कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे हाथों की तरफ। हाथ यानी शक्ति का प्रतीक। उसमें जो साहस होता है या जो दूसरा गुण उभर कर सामने आता है वह है शौर्य या साहस। और तीसरा जो गुण होता है जो वासना के गुण से, इच्छा के गुण से या शुद्धा के गुण से संचालित होता है, उसे कहा जाता है वासना। तो 3 गुण हो गए प्रत्येक आत्मा के, और उसी 3 गुण के आधार पर प्लेटो ने समाज के 3 वर्ग बनाए हैं। जो मस्तिष्क के द्वारा संचालित हो रहा है वह विवेक, और विवेक से जो वर्ग निकला है वह है शासक वर्ग या दार्शनिक वर्ग। साहस या शौर्य से जो वर्ग निकला है वह है सैनिक वर्ग, और शुद्धा या वासना से जो वर्ग निकलता है वह है उत्पादक वर्ग। यानी समाज में 3 तत्वों के आधार पर 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो जैसे दार्शनिक के द्वारा चौथे वर्ग यानी दासों के बारे में या दास वर्ग के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि सारी सामाजिक व्यवस्था उस समय पूरी की पूरी दासों के ऊपर टिकी हुई थी, पर दासों के संबंध में प्लेटो मौन है। उसका विस्तृत विश्लेषण उसके शिष्य अरस्तु के द्वारा किया गया है। तो अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं न्याय। तो न्याय के अंतर्गत समाज के 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग आते हैं शासक वर्ग की ओर, जो कि बुद्धि के द्वारा या विवेक के आधार पर संचालित होता है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय के स्पष्ट रूप को समझा जा सकता है। और राज्य जो है वह मानव मस्तिष्क का विराट रूप है। राज्य कोई बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकला है, बल्कि यह मनुष्य के चरित्र और मस्तिष्क का परिणाम होते हैं जो उस राज्य में निवास करते हैं। तो राज्य में 3 गुण उत्पन्न हो गए, वासना, साहस और बुद्धि, या बुद्धि, साहस और वासना, और तीनों के 3 प्रतिनिधि हैं। एक है शासक, एक है सैनिक और एक है उत्पादक वर्ग। सबसे पहले हम आते हैं शासक वर्ग के ऊपर। तो निश्चित रूप से यह वर्ग बुद्धि या विवेक के द्वारा संचालित होता है। तो इस वर्ग का कार्य है देश के लिए, देश के हितों के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण करना, और यह देखना कि आपकी प्रजा या राज्य में रहने वाली प्रजा सभी तरह से समस्त सुविधाओं से संपन्न हो। प्रत्येक व्यक्ति को 3 जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वह प्राप्त हो रही हो। ये सारी समस्याएं उनका निदान होता हो। तो यह सारा कार्य शासक वर्ग या विवेक के द्वारा संचालित वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो उनका काम है कानूनों का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करना।
अब हम आत्मा के दूसरे गुण की ओर आते हैं, जो कि शौर्य, वीरता अथवा साहस से संचालित होता है। इस वर्ग का कार्य है देश की सीमाओं पर जाकर सीमाओं की चौकसी करना या उसकी देखभाल करना, ताकि किसी भी प्रकार का संकट या किसी भी प्रकार का खतरा देश और नागरिकों के ऊपर न आने पाए। जिस राज्य में सीमाएं सुरक्षित होती है, किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, वह राज्य बहुत उन्नति करता है, क्योंकि वह इस क्षेत्र में चिंता मुक्त होता है। तो पहले वर्ग का काम है नीति बनाना, दूसरे वर्ग का काम है सीमाओं की रक्षा करना, तीसरा वर्ग जो वासना के गुण से या शुद्धा के गुण से संचालित होता है, उसे हम कहते हैं उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग का काम है देश की परिस्थितियों, आवश्यकताओं और जनसंख्या के अनुसार उत्पादन करना, उसका सही ढंग से वितरण करना और ऐसी व्यवस्था करना कि स्वतंत्र प्रतियोगिता होने के बावजूद संपत्ति का एकत्रीकरण ना हो, अर्थात कोई बहुत अधिक अमीर और बहुत अधिक गरीब ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति आएगी तो एक दूसरे का शोषण होगा और शोषण के कारण राज्य में कभी भी एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो तीनों ही वर्ग को उन्होंने बताया कि उत्पादक वर्ग का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मनुष्य की भोजन, वस्त्र और निवास आदि समस्त समस्याओं का निदान करता है। और किसान खेती करेंगे, मकान बनाने वाले कारीगर मकान बनाएंगे, कपड़ा बनाने वाले जुलाहे कपड़े का निर्माण करेंगे, जूता बनाने वाला मोची अपना काम करेगा। इस प्रकार सारे आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और सारे आवश्यकताओं से मनुष्य पूरी तरह से संतुष्ट होगा, क्योंकि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं अनंत है और इनको पूरा करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो प्लेटो के अनुसार समाज के ये 3 वर्ग हो गए। पहला संरक्षक वर्ग, दूसरा शासक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो का न्याय क्या है? प्लेटो का न्याय है कि प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम करे और किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे। न्याय वह नहीं जो न्यायाधीशों के द्वारा दिया जाता है या दंड दिया जाता है। प्लेटो के अनुसार तीनों वर्ग अपना अपना काम करे, किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे। इससे यह फायदा होगा कि जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है, जिस काम में कुशल है, वह अपना काम भली भांति या सही ढंग से कर पाएगा। यदि अपना काम ना करते हुए दूसरों के काम में हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित है कि वह ना तो अपना काम कर पाएगा सही ढंग से, ना ही दूसरे का। इसलिए प्लेटो के न्याय का तकाजा है कि हर व्यक्ति अपना काम करे और दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। इसमें जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता है उसको वही काम सौंपा जाता है। इस प्रकार आत्मा का हर अंग अपना स्वयं का कार्य करता है। राज्य का वह जीवन है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपने विशिष्ट कार्यों को संपन्न करता है। इस आधार पर न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं निकलती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि तीनों गुणों का समावेश, अर्थात व्यक्ति में जो तीनों नैसर्गिक गुण हैं, इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि, ये तीनों वर्गों का संचालन हो रहा है। तीनों इंद्रियों का संचालन हो रहा है और इनका संचालन करना ही न्याय है। नैतिक सिद्धांत, तो नैतिक सिद्धांत भी है ये, क्योंकि इसमें न केवल भोग को उल्लेखित किया है बल्कि कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। अर्थात तीनों अपना अपना काम करे। काम का मतलब होता है कर्तव्य,
और जब व्यक्ति कर्तव्य करता है तो उसमें नैतिकता भी शामिल हो जाती है। तीसरा है, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है या संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो के अनुसार न्याय कृत्रिम वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्मसंयम और आत्मत्याग है। इसमें इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि जीवन को अति की नहीं बल्कि संतुलन की आवश्यकता होती है। चौथी विशेषता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। तो इस प्रकार ये मैं पहले ही उल्लेख कर चुकी हूँ कि इसमें कार्य का विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया जाता है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। इसके अलावा समाज में, राज्य में एकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक दार्शनिक शासक का मार्ग खुल जाता है, यानी ऐसे राज्य को चलाने वाला दार्शनिक बन जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने साथियों आपको पूर्व में भी बताया कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो इसकी भी आलोचना की गई है और आलोचना करने वाले ये मानते हैं कि अत्यधिक एकीकरण के ऊपर बल दिया गया है, प्रजातंत्र का विरोधी है, बहुत सारी बातों में विरोधाभास दिखाई देता है, अधिकारों का और दंड का अभाव दिखाई देता है और व्यक्ति को राज्य के अधीन बना दिया है, एक कर्मचारी बना दिया गया है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को हटा दिया गया है। तो ये तो न्याय सिद्धांत की आलोचना थी, लेकिन फिर भी हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। उस समय यूनानी नगर राज्यों की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार उसने यह व्यवस्था प्रस्तुत की ताकि समाज में शोषण ना हो, कोई किसी के साथ अत्याचार ना करे और प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करे। नैतिकता का सिद्धांत है, सदाचरण का सिद्धांत है, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। साथियों, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि प्लेटो आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है और उसका जो चौथा पिलर है वह है दार्शनिक शासक। और इसी दार्शनिक शासक को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए वह सिराक्यूज की ओर गया था, लेकिन उसको वह दार्शनिक नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी हम इस धारणा के बारे में बात करेंगे कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वह जहाँ निवास करता था, अर्थात प्लेटो जिस यूनानी व्यवस्था में रहता था, वहाँ पर सारे राज्य का भार दार्शनिक शासकों के ऊपर या राजाओं के ऊपर होता था। और प्लेटो के अनुसार जिस राज्य में दार्शनिक शासक होगा वहीं राज्य की स्थापना हो पाएगी, क्योंकि उनका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी और स्वार्थहीन व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। और रिपब्लिक में प्रतिपादित शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांतों की अंतिम परिणति दार्शनिक शासक के निर्माण में ही होती है। और दार्शनिक राजाओं के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक अत्यंत प्रमुख और सबसे मौलिक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें जैसा कि मैंने न्याय सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा के 3 गुण होते हैं। विवेक से जो निकलता है वह दार्शनिक, साहस से जो निकलता है वह सैनिक और क्षुधा अथवा वासना से जो निकलता है वह उत्पादक वर्ग होता है। तो इसमें दार्शनिक का मतलब है कि जो विवेक के द्वारा संचालित हो रहा है या बुद्धि के आधार पर निकल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लेटो कौन से दार्शनिक शासक के बारे में बात करता है या उस दार्शनिक शासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ऐसा कौन सा गुणी व्यक्ति वो राज्य में बिठाना चाहता है जिसमें
पूरे यूनान की उन्नति संभव है। तो सबसे पहले उसने जो विशेषता बताई है किसी दार्शनिक शासक में होने के लिए, पहली सत्य का अनुगामी, अर्थात राजा को हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। उसके मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ फरेब और धोखे के विचार नहीं आने चाहिए। झूठ के विचार से शासक को घृणा होनी चाहिए। दूसरा, न्याय का प्रेमी होना चाहिए कि वह समुचित रूप से उसका पालन करे। विवेक का प्रेमी होना चाहिए, अर्थात दार्शनिक को विवेकशील होना चाहिए। समस्त स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। मानव जीवन के उद्देश्यों और कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। एक सच्चा दार्शनिक ज्ञान से प्रेम रखता है, ना कि किसी मत से। वह क्रोध, घृणा, द्वेष और स्वार्थपरता आदि से दूर रहता है। इन गुणों के अतिरिक्त आत्मनियंत्रण, स्मरण शक्ति और शांत स्वभाव, ये भी दार्शनिक के लिए होना आवश्यक है। सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से शांत होना चाहिए और शांति के साम्राज्य में निवास करना चाहिए। तो इस प्रकार रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो ने दार्शनिक शासक के गुणों के ऊपर प्रकाश डाला, क्योंकि यह प्रकृति से प्राप्त उच्चतम गुण है जिसका उसे अधिकतम प्रयोग करना है, और इसी के आधार पर इंद्रियों को नियंत्रित करके वह एक अच्छा राजा बन सकता है। और दार्शनिक शब्द को प्लेटो ने जिस अर्थ में प्रयुक्त किया है, दार्शनिक से प्लेटो का अर्थ वह नहीं है जिसे हम लोग समझते हैं। शब्द के पूर्ण अर्थ से उसका तात्पर्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों से है। हम लोग इस शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो एक प्रकार के गुण से संपन्न होता है, परंतु प्लेटो ने इस संबंध में सारे गुणों का उल्लेख किया है जो एक महान व्यक्ति को बनाने के लिए आवश्यक है। अब दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी? प्लेटो का दार्शनिक राजा ज्ञान का उपासक ही नहीं, ज्ञान विद्वत्ता का अपूर्व भंडार होगा, सत्य का अन्वेषक होगा, ज्ञान का प्रेमी होगा, शांति का पुजारी होगा, न्यायी, साहसी और संयमी भी होगा, स्मरण शक्ति तेज होगी, चरित्र उज्जवल होगा। ऐसे व्यक्ति को जब दार्शनिक शासक बनाया जाएगा तो वह किस तरह से? तो मैंने आपको शिक्षा योजना में बताया था कि प्रत्येक 6 वर्ष के बालक को राज्य के द्वारा ले लिया जाता है और प्राथमिक शिक्षा 6 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। 18 वर्ष में एक परीक्षा आयोजित की जाती है। जो पास हो जाते हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, और यह उच्च शिक्षा 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 35 और 35 से लेकर 50 वर्ष तक चलती है। और 50 वर्ष के बाद भी प्लेटो यह मानता है कि शिक्षा समाप्त नहीं होती। हम मृत्यु को भी प्राप्त होने वाले होते हैं, तब तक हम ज्ञान का संचय कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो निरंतर ज्ञान की खोज करता है, जिसे सोने की भांति अग्नि में तपाया गया हो, वही व्यक्ति योग्य दार्शनिक अथवा योग्य शासक बनने के गुण रखता है। उसको कंचन और कामिनी के मोह से मुक्त कर दिया जाता है ताकि धन लोलुप, स्वार्थी और आसक्त ना बने। इस प्रकार दार्शनिक शासक का निर्माण किया जाता है। जब वह दार्शनिक शासक बन जाता है तो उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके विशिष्टता के अनुसार कार्य सौंपे, यानी वह देखे कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य में निपुण है और उसको वह काम सौंपे ताकि वह सही ढंग से उसको काम को कर पाए। भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना, जिस प्रकार वह दार्शनिक शासक बना है उसको आगे आने वाले समय में बहुत सारे दार्शनिक शासकों का निर्माण करना है, तो
उसके कविताओं, नाटकों, कला, साहित्य पर प्रतिबंध लगाएगा, अनैतिक तत्वों को दूर करेगा और ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। फिर राज्य में बहुत सारे धार्मिक विश्वास भी होते हैं, उनको नियमित करके उनके लिए एक नियमावली बनाएगा। इसके अलावा शासकों के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। आपने साम्यवाद में पढ़ा ही है, उसमें कुछ प्रतिबंध ये है कि राज्य में धन और निर्धनता के प्रवेश को रोकना, यानी ऐसी व्यवस्था करना कि समानता स्थापित हो, अनुचित कार्यों से धन न आए और कोई किसी का शोषण ना करे। राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना। प्लेटो का यह मानना था कि राज्य की सीमा में ना तो वृद्धि होनी चाहिए ना कमी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार राज्य का आकार होता है उसके कारण व्यक्ति और राज्य आत्मनिर्भर हो जाता है। न्याय प्रशासन को कायम रखे और शिक्षा पद्धति को बनाए रखे, यह राजा का कर्तव्य भी है और इसके लिए राजा को प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी विचार अपने आप में पूर्ण नहीं होता। बहुत सारे व्यक्ति इससे सहमत होते हैं, कई उससे सहमत नहीं होते। तो प्लेटो के भी दार्शनिक शासक से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं, उन्होंने उसकी आलोचना की है और आलोचना जो की गई है वो इस प्रकार है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत हो जाता है। जब राजा को शासन की पूर्ण शक्ति प्रदान कर दी जाती है तो किसी भी राज्य में स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत हो जाता है और उस राज्य में व्यक्ति केवल मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है, उसकी कोई चेतना शक्ति नहीं होती। मानव की स्थिति जड़ के जैसी हो जाती है और जब व्यक्ति जड़ हो जाता है तो वह कभी भी श्रेष्ठ शासक या श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकता है। फिर प्रजातंत्र की अवहेलना की गई है। आलोचक यह मानते हैं कि गुण और ज्ञान के धनी केवल कुछ ही व्यक्ति अगर राज्य में होंगे तो यह प्रजातंत्र के सिद्धांत के विपरीत हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में जनसमूह बहुसंख्या को महत्व दिया जाता है, कुछ व्यक्ति के मत को या विवेक को महत्व नहीं दिया जाता। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह विरोधाभास से भरपूर है। इसमें बहुत सारे विरोधाभास देखने को मिलते हैं। एक तरफ राज्य की सारी शक्ति शासक को प्रदान कर दी जाती है, दूसरी ओर न सीमा बढ़े न धन आए, ऐसे प्रतिबंध भी शासक के ऊपर लगा दिए जाते हैं। फिर चौथी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि शासन के लिए आवश्यक विषय दार्शनिक राजा, ज्योतिष, गणित, नक्षत्र विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि का प्रकांड पंडित होगा, लेकिन एक राज्य को चलाने के लिए केवल इन्हीं विषयों का ज्ञान आवश्यक नहीं है, बल्कि वित्त, विधि, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे विषय भी दार्शनिक शासक बनने के लिए आवश्यक है। और काल्पनिक अवधारणा है। आलोचक ये कहते हैं कि जिस प्रकार की कल्पना प्लेटो ने की है दार्शनिक शासक की, वह कल्पना में ही देखा जा सकता है, ऐसे शासक को धरती पर नहीं उतारा जा सकता। तो इस प्रकार का शासक मिलना भी तो बहुत अधिक कठिन है। और बाद में प्लेटो ने भी यह स्वीकार किया कि वो सिराक्यूस के शासक डायोनियस को दार्शनिक शासक बनाने के लिए गया था, लेकिन वह उसे पारंगत नहीं कर पाया, शासक नहीं बना पाया और इस कार्य में वह फेल हो गया। और बाद में उसने द लाज नामक ग्रंथ में यह स्वीकार किया कि दार्शनिक शासक और आदर्श राज्य केवल कपोल कल्पनाएं हैं, इनको केवल कल्पना में देखा जा सकता है, वास्तविकता में या धरातल पे उतारा नहीं जा सकता। फिर भी दार्शनिक शासक की अवधारणा का महत्व है, क्योंकि शासन करना एक कला है और शासन करने वाला व्यक्ति कुशल होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। अगर नगर राज्य रोगग्रस्त होते हैं और उसके
बागडोर ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के हाथ में दे दी जाती है तो निश्चित रूप से वह राज्य को पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए राज्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बीमार ही राज्य क्यों ना हो, योग्य, ज्ञानी, विवेकशील, दार्शनिक व्यक्ति के हाथ में शासन की शक्ति देनी चाहिए ताकि वह राज्य की उन्नति कर सके, राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सके। और रिपब्लिक का वास्तविक महत्व स्वतंत्र बुद्धि का महत्व है। वह स्वतंत्र बुद्धि ना तो रूढ़ियों से मर्यादित होती है, ना ही मनुष्य की मूर्खता से। वह रूढ़ियों और मूर्खता की शक्तियों को भी बुद्धि संगत जीवन के मार्ग पर डाल देती है। इस तरह हम देखते हैं कि प्लेटो की शासन प्रणाली सच्ची प्रणाली है। उसने विद्या में पारंगत, ज्ञान में पारंगत व्यक्तियों को तैयार करने का मार्ग बताया है। अब ये राज्य के ऊपर है कि वह ऐसे व्यक्तियों को चुने अथवा ना चुने। इस प्रकार दार्शनिक शासक के द्वारा वह अपने आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहता है। जब किसी राज्य में शिक्षा होगी, साम्यवाद होगा, न्याय होगा और दार्शनिक शासक होगा, जब चारों मिलेंगे तो निश्चित रूप से राज्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और प्लेटो अपने राज्य को उन्नति की ओर अग्रसर होता हुआ देखना चाहते थे। वह यूनानियों को फिर से एक ऐसा मौका नहीं देना चाहते थे जिस तरह का मौका उन्हें सुकरात के मृत्यु के रूप में मिला था। अभी आप सुन रहे थे राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम ग्रीक राजनीतिक चिंतक प्लेटो। आज आपने इसका तीसरा भाग सुना। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। निवेदक थे मुकेश विश्वकर्मा। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।